है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका इकोनॉमिक सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चा, सभी को गुड मॉर्निंग। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि जो कार है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहा जाता है? कार लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहा जाता है? क्या निजी आय कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे, व्यक्तिगत आय कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बच्चों जो हम लोग कार लेते हैं उस कार पे जो हमारा राष्ट्रीय आय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी इसके हम निजी आय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? निजी आय कहेंगे, ठीक है, प्राइवेट इनकम कहेंगे। विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखेंगे कहता है सकल घरेलू उत्पादन की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल अंतिम वस्तुओं को, मध्यवर्तीय वस्तुओं को, उपभोग वस्तु को, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पादन की बात की गई है, मतलब यहाँ पे जीडीपी की बात की गई है। किसका? तो जीडीपी। तो जीडीपी जो है इसकी गणना जब होता है तो आप लोग पढ़े होंगे अपने क्लास में कि जीडीपी का गणना जो होता है या किस आधार पर होता है। तो प्यारे बच्चों इसको कहेंगे कि सर जी अंतिम वस्तुओं के भी बारे में, मध्यवर्तीय वस्तुओं के बारे में और उद्योग के जितने भी वस्तु होते हैं इन सभी को मिलाकर जो है आपका देश का जीडीपी जारी किया जाता है। मतलब आपका विकल्प नंबर यहां डी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट, यहां पे डी जो है आपका इनमें से कोई नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब होता है कि हमारे जितना, यहां समझिएगा मेरे बात को थोड़ा सा आप लोग, यहां पे एक मिनट रुकिएगा। चलिए जूना पटेल गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो बच्चा यहाँ पे हम बात कर रहे थे सकल घरेलू उत्पादन के बारे में, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्लास अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, यहाँ पे समझ लेंगे। देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे मेरे बात को समझिए। देखिए सकल घरेलू उत्पादन जो है यह कहना क्या चाह रहा है, तो सकल घरेलू उत्पादन का मतलब होता है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी होता है। और जीडीपी का गणना कब किया जाता है बच्चों? तो जीडीपी गणना जो है पूरे एक साल में जो है, भारत हो चाहे आपका कोई भी देश हो, तो उस देश में जो भी अंदर में जितने भी इनकम हुए हैं, भारत के अंदर जितने भी इनकम हुए हैं उन इनकमों का अध्ययन करना ही जीडीपी कहलाता है या फिर सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण ISGT इक्वल टू M-X क्या है ये आपको बताना है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि राष्ट्रीय आय को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो कहिएगा सर जी नेशनल इनकम, NIC इसको डिनोट किया जाता है, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय का गणना होता है उस किस में होता है? क्या यातायात व्यय निर्यात राजस्व में होता है, व्यापार घाटे में होता है, बजटीय घाटे में होता है, क्या केवल एक और बी होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है और सभी बच्चे बताने का कोशिश करेंगे। चलिए अलीसा गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम के बारे में प्रश्न, तो कहेंगे सर जी नेशनल इनकम जो होता है हमारा वो पूरे एक साल का इनकम जो है इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। और यह किस आधार पर अध्ययन किया जाता है? तो कहेंगे कि व्यापार के आपका यातायात व्यय और निर्यात को जो है पूरा अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ हमारे व्यापार में पूरे एक साल में कितना मुनाफा हुआ है और कितना नाफा हुआ है, इन सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद जो है भारत सरकार डाटा जारी करता है, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यापार चक्रों का सिद्धांत में, आर्थिक विकास के सिद्धांत में, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति के सिद्धांत में, या फिर इनमें सभी? तो हम अगर आपको बताना चाहें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में तो पहले तो आप जान लीजिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है बच्चों जहां पे हम संपूर्ण भारत की, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इंग्लिश में कहेंगे सर जी इसको हम माइक्रो कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो कहिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र उसे कहते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अध्ययन कराता है। जैसे मानकर चलिए फॉर एग्जाम्पल आप का पॉकेट खर्चा कितना है, महीने में आपका कितना खर्च होता है, इसका आकलन कौन करेगा? तो इसका आकलन आप खुद करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर जी इसको हम माइक्रो, ठीक है, क्या कहेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन पूरे देश का, पूरे राज्य का जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना होता है तो प्यारे बच्चों यह आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है।
चलिए, तो सभी बच्चों को देख रहे हैं और इसका राइट आंसर होगा बच्चा आपका इनमें से सभी डी। ठीक है, इनमें से सभी डी होगा। चलिए, इतना डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत कम जगह पे पढ़ाए जाते हैं और इसलिए हम कोशिश करें कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते चले। देखेंगे, कहता है अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को क्या कहा जाता है? क्या व्यापार चक्र कहेंगे, मंदी कहेंगे, मुद्रास्फीति या फिर इनमें सभी? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे। चलिए, जीसू नमस्ते बच्चा, नमस्ते। चलिएगा, जूना पटेल कह रहे हैं कल सुबह में क्लास क्यों नहीं हुआ? बच्चा, सुबह में क्लास जो है आपका 1 सितंबर से रेगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का ही डिमांड था कि अभी एग्जाम चल रहा है और लगभग कल तक एग्जाम है ना आपका, 31 अगस्त तक लगता है आप लोग सबका एग्जाम है। उसी कारण से सुबह में क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कल भर देख लेते हैं, उसके बाद आपका 1 सितंबर से फिर वही टाइम होगा, सुबह में भी शाम में भी। तो यहाँ पे हम बात करते थे बच्चों, अर्थव्यवस्था में तेजी की बात कर रहे थे ना, तेजी और मंदी। तो इन दोनों का क्या कारण है आपको बताना है। तो कहेंगे व्यापार चक्र। क्या कहेंगे? व्यापार चक्र। व्यापार चक्र जो होता है बच्चों, यह क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तेजी लाता है या फिर मंदी कराता है, मतलब कह ले पूरी तरह से वो एक प्रकार से मार्केट ठप पड़ जाता है, इसी को हम व्यापार चक्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? तो संपूर्ण भारत की जो है आपका व्यापार आएगा, साथ ही साथ आपका शेयर मार्केट, जो शेयर मार्केट पढ़ते हैं आप लोग, देखते होंगे, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्यापार चक्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है समष्टि उपकरण क्या है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको बता दिए हैं। समष्टि के मतलब हम आपको बता दिए हैं। क्या राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, आय नीति है या फिर इनमें सभी? समष्टि का मतलब बताएंगे साथी क्या होगा। चलिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से विनती है कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिस बच्चे के कहने पे आज का ये क्लास चलाया जा रहा है वो बच्चा खुद आज जो है क्लास करने नहीं आया है, तो ये काफी दुख की बात है, काफी तकलीफ की बात है। ठीक है, तो आप लोग का डिमांड यहाँ पे पूरा किया जाता है और आप लोग खुद उस चीज को करने नहीं आते हैं, तो ये बहुत ही एक तरह से गलत बात है। तो बच्चा, हम बात कर रहे थे समष्टि उपकरण के बारे में। ठीक है, हाँ बोलिए, विकास आजाद बोलिए बच्चा। हम बात कर रहे थे समष्टि उपकरण। समष्टि उपकरण जो है बच्चों, यह आपका क्या होगा? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट। फिर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है और आय नीति, मतलब आपका इनमें सभी होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सभी होगा। अच्छा, समष्टि उपकरण क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बता चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलेंगे आगे, देखिएगा, कहता है समष्टि आर्थिक चक्र के प्रमुख हैं क्या? किसके लिए? आर्थिक, राष्ट्रीय आय के लिए, राष्ट्रीय बचत और विनियोग के लिए, समग्र मांग के लिए या फिर इनमें सभी? समष्टि आर्थिक चक्र जो है यह किस लिए प्रमुख है बच्चों, आप लोग बताइए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो यह आप कहेंगे सर जी समष्टि आर्थिक जो चक्र है ये हमारा क्या करता है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का अध्ययन कराता है। दूसरा क्या है? तो आपका राष्ट्रीय बचत और विनियोग का भी अध्ययन कराता है। और समग्र मांग, मतलब हमारे देश में कौन से वस्तु का सबसे ज्यादा डिमांड है। जैसे मानकर चले 2023 में अगर हम लोग चले जाए तो ऐसा कोई वस्तु था जिसका सबसे ज्यादा डिमांड होगा, लेकिन 24 में आ गए तो वो वस्तु का डिमांड नहीं है, कोई और वस्तु का डिमांड है। तो इसी को क्या कहते हैं? तो बच्चों मार्केट में डिमांड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? व्यापक अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण है, आर्थिक विकास है, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं है या फिर इनमें से सभी? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आप लोग आंसर लगाइएगा। और बच्चा, हम बात करते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। तो व्यापक अर्थशास्त्र जो होता है इसमें सारे चीज आते हैं, जैसे आपका सरकारी आर्थिक नीति भी आता है। अब सरकार के द्वारा मान कर चलिए कोई नीति लाया गया हो, कोई स्कीम लाया गया हो, ठीक है, मेरे बात को समझिएगा, तो वो स्कीम मानकर चलिए भारत को नुकसान करा रहा है, तो भारत का क्या होगा बच्चा? भारत का आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकार का नीति ही ठीक नहीं रहेगा तो किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा? तो ये भी नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय तुलना भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्थात आपका विकल्प नंबर जो डी है इनमें सभी होगा। क्लियर है? इनमें सभी होगा। सबको समझ में तो आ रहा है ना? एक बार आप लोग बता दीजिएगा, देखिए एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखेंगे, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास है, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना है, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं? आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आंसर लगाने का प्रयास करें। एकदम आसान से और विस्तार से चीजों को समझाया जा रहा है। ठीक है,
तो देखिएगा, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित कौन सी सीमाएं हैं? तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर यह आपका क्या है, सामूहिक अर्थशास्त्र का विरोधाभास है। ठीक है, उसके बाद आपका व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना है। किसी व्यक्ति की अगर हम बात कर ले तो उस व्यक्ति का यहाँ पे फायदा नहीं देखा जाता है। यहाँ पे किसका फायदा देखा जाता है बच्चों? तो समूह का फायदा देखा जाता है। और इस प्रकार से आपका ए और बी दोनों क्या होगा? राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा है? चलिए बताइएगा, किसका कथन यह है कि व्यापक जो अर्थशास्त्र है इसके प्रमुख यंत्र जो है आपका राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। चलिए, बोल्डिंग्स है, सुल्ज है, स्पेंसर है या फिर इनमें से कोई नहीं? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। एकदम आज जो है आप लोग एकदम शांत हैं, थोड़ा सा इसको बताने का कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे व्यापक अर्थशास्त्र के, जो है इसका राइट आंसर होगा बच्चा आपका विकल्प नंबर बी। ठीक है, कौन? तो सुल्ज। सुल्ज जो है यह आपको क्या कहते हैं? तो व्यापक अर्थशास्त्र के प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय में विश्लेषण है, यह कथन उन्हीं का है। ठीक है, चलिए राष्ट्र ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है, ये आप सबको बताना है। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। साउंड क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। कहता है समष्टि, चलिए साउंड क्लियर है, आप लोग बताएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं यह इनमें से कौन सा है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और बच्चों एक बार आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आप लोग डिमांड पे ही हम डेली एक अलग अलग नया नया सब्जेक्ट, नया नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो प्यारे बच्चों एक बार सेशन को भी शेयर करते चलेंगे। और इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, समष्टि अर्थ आर्थिक चक्र है और आपका समष्टि उपकरण, मतलब आपका विकल्प नंबर जो डी है यह आपका सही है। विकल्प नंबर जो डी है ये आपका सही है। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? क्षेत्रीय मॉडल की बात की गई, क्षेत्रीय मॉडल हम आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। क्षेत्रीय मॉडल जो है हम आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। तो चार क्षेत्रीय मॉडल जो है इनमें से कौन सा है? बताएंगे, चार क्षेत्रीय मॉडल इनमें से कौन सा है? क्या परिवार है, फर्म है, उद्योग है? परिवार, फर्म, उद्योग, सरकार, विदेश क्षेत्र, परिवार, फर्म, सरकार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो बच्चा हम बात कर रहे थे चार क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें से आपका क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका क्या है? विकल्प नंबर आपका जो है इसमें से क्षमा चाहेंगे, विकल्प नंबर जो है आपका परिवार है, फर्म है, सरकार और विदेश क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, चार क्षेत्रीय मॉडल है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पहला परिवार है, दूसरा फर्म है, तीसरा सरकार है और चौथा जो है आपका विदेश नीति कह लीजिए या फिर विदेश क्षेत्र कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कहता है तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? अलीशा कह रहे हैं कि सर जी इकोनॉमिक्स काफी वीक है। कोई बात नहीं है बच्चा, देखिए इकोनॉमिक्स तो ऐसे टफ सब्जेक्ट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हम कोशिश भी तो कर रहे हैं कि आपको हर एक प्रकार से चीजों को यहाँ पे बताएं, जो टफ टफ जो यहाँ पे वर्ड है उस चीज को भी हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप कल देखे होंगे, कल आप क्लास में आप भी थे, तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स लाने के लिए कहे हैं वो खुद नहीं आए हैं। और इसलिए क्या होता है कि आप लोग का डिमांड हम पूरा नहीं इसीलिए नहीं कर पाते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में डिमांड तो कर देते हैं, लेकिन उसकी डिमांड को पूरा जब कर दिया जाता है तो आते नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको खुद पढ़ना होता है, पीडीएफ बनाना होता है, सभी काम करना होता है ना। तो मेहनत को थोड़ा सा लोग समझते नहीं है, बस ऐसे ही बोल देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखिएगा कहता है तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तीन क्षेत्रीय मॉडल की बात की गई बच्चों, तो याद रखेंगे पहला तो आपका होगा परिवार, बिल्कुल सही है, दूसरा सरकार भी सही है और तीसरा आपका फर्म होगा। ठीक है, चार अभी मॉडल क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात किए थे, जो कि चौथा आपका क्या था? तो विदेश क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पे तीन के बारे में पूछा गया है, तो तीनों को याद रखेंगे, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कहता है परिवार फर्मों को निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान किया जाता है? परिवार फर्मों को जो है निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? श्रम है, भूमि है, पूंजी और उद्यम है या फिर इनमें सभी? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है बच्चा, और हम बात कर रहे थे परिवार फर्म के बारे में। तो परिवार फर्म जो है इसको श्रम भी करवाना होगा, अगर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? भूमि भी देना होगा,
पूंजी और उद्यम भी देना होगा सरकार को। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, डी, विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए देखिए इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम लोग जो है इसको छोड़ दें। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। इकोनॉमिक्स से ऐसा लगता है कि हम पूरे देश के बारे में जान रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था को जानेंगे, सरकार की क्या नीति है इसके बारे में जानेंगे, सरकार क्या क्या कर रही है, किस प्रकार से देश का विकास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों को जो है आप इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए कि इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसमें जो शब्द है ना वही टफ है, इसलिए बच्चे डर जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सबको यहाँ पे समझाते चले। देखिएगा, अब बात करता है स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। गोदाम में रखे हुए गेहूं का मात्रा है, मुद्रा का परिमाण है, धन है, या फिर इनमें से सभी है। तो हम बच्चों आपको बोले हैं स्टॉक। स्टॉक किसको कहते हैं, जो कि किसी भी चीज को जमा करके एक जगह रखा जाता है, इसी को ना हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर क्या होगा, डी होगा। गोदाम में रखे हुए गेहूं की जो मात्रा है ये भी तो एक प्रकार से स्टॉक किया हुआ है, बिल्कुल है। मुद्रा का परिणाम ये भी तो स्टॉक किया हुआ है, बिल्कुल है। धन जो हमारे पास है, कोई धन जो जमा करता है, ये क्या है, जमा करना, स्टॉक ही तो कहलाता है ना। और इस प्रकार से बच्चों आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए विकल्प नंबर जो डी है आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, कहता है अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन है। घरेलू क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, या फिर इनमें सभी है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे आपका प्रश्न नंबर 16 अर्थव्यवस्था की बात की गई है, और अर्थव्यवस्था जो अभी फिलहाल आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख जो क्षेत्र है अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे कि घरेलू क्षेत्र भी होता है, उत्पादन क्षेत्र भी होता है, और सरकारी क्षेत्र भी होता है। अर्थात बी आपका डी नंबर जो है सही होगा। देखिए अब मेरे बात को समझिएगा, यहां पे आपको ऑप्शन को रट्टा नहीं मारना है, बात को समझेंगे। अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था हमें किस चीज का अध्ययन कराता है, तो हमें संपूर्ण, ध्यान से सुनेंगे, संपूर्ण देश का जो है आपका आर्थिक क्षेत्रों का अध्ययन कराता है। और आर्थिक क्षेत्र में विकास कैसे करेंगे, तो हमारा घरेलू जो क्षेत्र है, हमारे जो घर के अंदर क्या 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 डेवलप हुआ है, मानकर चलिए 2023 में जो है आपका क्या क्या चीज बना है, नया कुछ बना है, क्या इसमें घाटा हुआ है, इसको घरेलू कहेंगे। उत्पादन की बात करें तो क्या इसमें नया एक उत्पादन हुआ है, 2023 में क्या उत्पादन हुआ था, 24 में क्या उत्पादन हुआ है, 25 में क्या उत्पादन होगा, ये है। और आपका सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में क्या क्या जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जैसे हम बात कर रहे हैं चंद्रयान की, तो सरकार के द्वारा चंद्रयान भेजा गया था। तो ये सब क्या है, आपका डाटा में आता है ना। और जब आपका भारत का हो या किसी भी देश का हो बच्चों, जब बजट पेश किया जाता है, आप लोग सुने होंगे बजट के बारे में, तो बजट पेश किया जाता है तो वो सरकार के द्वारा क्या बताया जाता है, सरकार के द्वारा संपूर्ण भारत के जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों के सामने ये डाटा रखा जाता है कि हम पूरे एक साल में कितना कितना खर्च किए हैं। ये सारी चीजों का आकलन जो है सरकार रखती है, और इसी को हम बजट कहते हैं। समझ में आया, तो इतना याद रखेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सरकार जो चाहता है वो खर्च करता है, ऐसा नहीं है। सरकार के पास भी जो होता है ना पैसा लिमिट होता है, सरकार को भी किसी से पूछ के खर्च करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सरकार जो है जो मन करे उस कर देगा, नहीं। सरकार जो है जितना भी पैसा खर्चा करेगा उसका पूरा जो हिसाब है उसको साल में एक बार देना होता है आपका राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे, संकुचनात्मक प्रभाव है, ऋणात्मक है, धनात्मक है, इनमें से कोई नहीं है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चा हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपका रिसाव जो है यह एक प्रकार से संकुचनात्मक प्रभाव है। क्या है बच्चों, संकुचनात्मक प्रभाव है, जो कि याद रखेंगे आप सारे बच्चे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक क्या है। अर्थव्यवस्था को अगर हम संतुलन करना चाहें तो क्या करेंगे, अंतक्षेपण इक्वल टू रिसाव करेंगे, बचत इक्वल टू निवेश करेंगे, उत्पादन इक्वल टू आय इक्वल टू व्यय करेंगे, या फिर इनमें कोई नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बताइएगा। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग शाम को आइएगा। जो बच्चे का इकोनॉमिक्स नहीं है आप लोग शाम को पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था का जो संतुलन रिसाव है यह क्या है, तो अंतक्षेपण इक्वल टू रिसाव है। अंतक्षेपण इक्वल टू रिसाव है, विकल्प नंबर ए। हाँ बिल्कुल बच्चा, विकल्प नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को क्या कहा गया है। राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है यह आपको कौन सा होना चाहिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो विकल्प नंबर ए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है आपका, ये आपका नेशनल इनकम क्या होता है, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का कहा जाता है। ठीक है, चलिए
चलिए, तो जूना पटेल, हेलो बच्चा, चलो यहां पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन किस देश में लेखा वर्ष के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन या फिर कुल जो जो आय है उसको जोड़ जिसमें मूल्यह्रास आपका सम्मिलित होता है उसको क्या कहते हैं? जीएनपी कहेंगे, एनएनपी कहेंगे, आपका जीएनपी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर बताइएगा। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन किसी देश में एक लेखा वर्ष में, मतलब एक लेखा वर्ष में मतलब एक पूरे एक वर्षों में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित किया गया साधन का कुल जोड़ा हुआ मूल्य का ह्रास सम्मिलित में से क्या कहलाता है? तो कहेंगे इसको क्या, जल्दी बता दीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कहेंगे हम लोग जीएनपी। क्या कहेंगे बच्चों? जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कहिएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अंतर्गत, जीडीपी के अंतर्गत किसी भी एक वर्षों में वहां का निवासी के द्वारा कौन सा साधन अर्जित किया गया है, कौन सा साधन अर्जित किया गया है, इन सभी साधनों में कितने जो है आपका मूल्य घाटा हुआ है, इसका हम अध्ययन किस तरह से करते हैं? तो कहिएगा सर इसका अध्ययन जो है आपका जीएनपी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीएनपी के अंतर्गत। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ रहा होगा। देखेंगे, कहता है क्या सत्य है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस घिसावट, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी प्लस घिसावट, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, या फिर जीएनपी इक्वल टू एनएनपी माइनस घिसावट? क्या सत्य है आप लोग बताइए, इसमें से कौन सा जो है आपका राइट आंसर है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, तो आप लोग को बताना है जीडीपी का मतलब हम आपको बता ही दिए हैं। जीडीपी का इंग्लिश जो हम फुल फॉर्म की बात कर ले तो आपका होता है बच्चा गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और जीएनपी को क्या कहते हैं? तो जीएनपी को कहते हैं गुड नेशनल प्रोडक्ट, गुड नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अलीशा कह रहे हैं 22 का सी। चलिए, तो बच्चा 22 का सी बिल्कुल सही है। होगा आपका क्या? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट। यह क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे बात को। देखिए, एनएनपी का मतलब क्या होता है? तो नेशनल नेट प्रोडक्ट होता है, और जीएनपी का मतलब होता है गुड नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल नेट प्रोडक्ट जो है और आपका नेशनल गुड प्रोडक्ट जो है इसका माइनस करते हैं तो क्या होता है? घिसावट, अर्थात आपका डाटा पता चलता है कि हमने क्या पाया और क्या खोया पूरे एक साल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपका डाटा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा, कहता है विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है क्या? धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को बताना है कि विदेशों से जो है आपका क्या हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पे याद रखेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय की बात की गई है तो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखेंगे, एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवा का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का आय माइनस घिसावट या फिर पूंजी उपयोग क्या कहलाता है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार फिर से पढ़िएगा। एक वर्षों के अंतर्गत पूरा अवधि में कितना उत्पादन हुआ है अंतिम तौर पर इसका, और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से क्या हम लोग प्राप्त किए हैं, इस पूरे चीजों का आकलन हम किस आधार पर करते हैं आपको बताना है। चलिए, शक्ति, गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए, आप लोग इसका उत्तर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर हम 24 की बात किए हैं तो याद रखेंगे, हम आपको पहले ही बताए हैं एनएनपी इक्वल टू क्या होगा? तो आपका एमपी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? तो इसी के आधार पर पूरे एक वर्षों की अवधि में उत्पादन की गई अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य बाजार था प्लस में जो विदेशों से हम लोग शुद्ध साधन प्राप्त किए हैं, इन सभी का हम पूंजी निकालते हैं। इन सभी का क्या निकालते हैं? पूंजी निकालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है रोजगार सिद्धांत का संबंध क्या है? क्या है बताइएगा? स्थैतिक अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एकदम शुरू में ही हम आपको समझा दिए थे रोजगार के बारे में। रोजगार सिद्धांत जो है यह क्या है? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जो है बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रोजगार सिद्धांत। बच्चों याद रखेंगे, यह आपका क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हमारे शुरू में अगर आप हमारा लेक्चर को सुने होंगे तो हम आपको बताए थे कि हम जो है इकोनॉमिक्स को दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक है आपका समष्टि, एक है क्या आपका समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा आपका होता है बच्चा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि को हम लोग माइक्रो कहते हैं और व्यष्टि को हम लोग मैक्रो कहते हैं। ठीक है,
तो यहां पे समझ लेना है आपको डिफरेंसेस कि अगर आपसे पूछ ले कि किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करना हो, किसी को एक व्यक्ति का पूरे साल का खर्च निकालना हो, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पर रोजगार की बात की गई है, तो रोजगार किसके लिए है? किसी व्यक्ति के लिए है, ना कि पूरे देश के लिए है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया है, याद रखेंगे। लेकिन अगर बात कर ले पूरे देश के लिए, जैसे कोई वैकेंसी आ रहा है, जैसे आप सभी के लिए क्लास 12 का एग्जाम चलने वाला है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि इसमें संपूर्ण बच्चे, जितने भी बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, आपका जहां के भी बच्चे हैं, हर बच्चा अपने अपने राज्य में आप लोग क्या करते हैं? एग्जाम देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका? समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। तो याद रखेंगे इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट को हम समझाने का कोशिश किए हैं।